बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरे प्यारे और काबिल इज़्ज़त असातिज़ा कराम और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश खुरम होंगे और अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें समेट रहे होंगे। जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे। और 10th के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और मेरे टीचर हजरात हैं वो जानते हैं कि कौन सा ये वक्त जो है, कौन सा जो है पीरियड जो है वो उनका स्टार्ट हो चुका है। बहुत अहम वक्त है ये तैयारी के हवाले से। पंजाब के जो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं उन सब के जो हैं वो तकरीबन पेपर्स की अनाउंसमेंट की डेट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं और इन कुछ महीनों के वक्त को जो है वो अपने लिए बेहतरीन तरीके से जो है वो यूटिलाइज करें। टीचर हजरात जो आपको काम दें आप उसको जो है वो तैयार करें अपने फ़ायदे के लिए और अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए। और इस सिलसिले में जहां मेरी कहीं ज़रूरत है तो मैं हाज़िर हूं। बहुत सारे लोगों के जो हैं कमेंट्स आ रहे होते हैं, मैं बिल्कुल वक्त निकालता हूं उसके लिए, टाइम देने के लिए। और बहुत सारे मेरे चाहने वाले, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और तलबा जो हैं वो व्हाट्सएप पे भी रब्ता करते हैं, तो मैं उनको भी पूरी कोशिश करता हूं जवाब देने की। कहीं देर से हो जाती है तो उसके लिए माजरत, बहुत मसरूफ़ होता हूं। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपके साथ, लेकिन एक नए चैप्टर के साथ, नए लेसन के साथ। और हमारे आखिरी चैप्टर की जो है वो स्टार्टिंग हम करने लगे हैं। हमारा आखिरी चैप्टर का ये पहला जो है वो लेसन है। चैप्टर नंबर हमारा जो है वो 8 है, बाब नंबर 8, उसका जो है ये लेसन नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है आबादी, माशरा और पाकिस्तान की सकाफत। यानी इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम पाकिस्तान की आबादी और उसके माशरे, उसकी सकाफत के लिहाज से जो है वो बात करेंगे। जिन चीजों को आज जो है वो कवर किया जाएगा वो ये 5 टॉपिक्स हैं। इन पे आगे हम बात करते हैं और इसके साथ साथ सिलसिला चलाते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि अपने साथ एक पेन जो है या पेंसिल जो है वो लाजमी रखा करें। आज का ये लेक्चर जितने भी ड्यूरेशन का होगा वो आप अगर कंप्लीट देख लें तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके जहन में बहुत सारी चीजें जो हैं वो, उसके आंसर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। कंसेप्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह उम्मीद है वो क्लियर होंगे। पूरी कोशिश करूंगा आपको चीजें समझ आए, लेकिन जिसको जहां कुछ ना समझ आए फौरन मैसेज करे या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो हजरात आप खोलें पेज नंबर 83 अपनी बुक का, हम इसको पढ़ते हैं। और मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ लिखवाऊंगा, लाजमी नोट करने हैं। इजाफी शॉर्ट क्वेश्चंस और इजाफी मारूजी के हवाले से बहुत सारे तलबा मैसेज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करता हूं कि आपको जो है ड्यूरिंग लेसन जो है वो बहुत सारी चीजें बताई जा रही होती हैं, तो उसको उसी वक्त ही नोट कर लिया करें। पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, पाकिस्तान में आबादी की अफजाइश और तकसीम। अफजाइश का मतलब है कि उसकी पैदावार, उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन की पैदावार का क्या रेशियो है, क्या डिजिट्स हैं। आबादी जो है वो मुख्तलिफ सालों के अंदर, मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर कितनी ग्रो कर गई। एक तो हमने ये चीज समझनी है और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है कि ओवरऑल पाकिस्तान में आबादी कितनी है और मुख्तलिफ सूबों में कितनी है। इतना सा जो है वो बात है, गौर से समझनी है। अल्लाह खैर सलाह। शुरू करते हैं, टेंशन नहीं लेनी और घबराना नहीं है। किसी मुल्क या इलाके में जगह पर मौजूद लोगों की तादाद को आबादी कहते हैं। डेफिनेशन आगे चल रही है, सवाल भी बताऊंगा, फिक्र नहीं करनी। किसी मुल्क या इलाके या जगह पर मौजूद लोगों की तादाद को आबादी कहते हैं। अगर आपके घर में 4 अफराद रहते हैं तो आपके घर की आबादी 4 अफराद पे मुश्तमिल है। एक देहाती इलाके की आबादी चंद सौ और एक शहरी इलाके की आबादी हजारों या लाखों अफराद पर मुश्तमिल हो सकती है। जैसे हमारे शहर है मुख्तलिफ, उनकी जो आबादी है, आबादी में बच्चे, बूढ़े, मर्द और खवातीन सब शामिल होते हैं। यहाँ आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि आबादी से क्या मुराद है। तो जहां तक मैंने अभी रीडिंग की, इसको जो है वो आप निशान लगाएं। यहाँ पे क्वेश्चन एडिशनल बन सकता है कि आबादी से क्या मुराद है। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन वाली इसके अंदर बात नहीं। एक बस्ती में जितने लोग रहते हैं वो उस बस्ती की आबादी है। एक शहर में कितनी बस्तियां हैं, उनकी जो टोटल डिजिट निकलेगा वो उस शहर की आबादी है। तो इसी तरह इमेजिन करें कि एक पूरे मुल्क की जितनी आबादी होगी, जितने लोग रहते होंगे, उसकी आबादी कहलाएगी। तो ये है आबादी की डेफिनेशन। अब मुख्तलिफ सालों में आबादी में ट्रांजिशन आती है, वो चेंज होती है, उसके बारे में भी साथ साथ बात करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं और आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आबादी के मुताले के लिए आबादियात या बशरी शुमारियात का एक मजमून मुतारफ करवाया गया है, डेमोग्राफी।
ठीक है, आबादी के मुताले के लिए कौन सा सब्जेक्ट जो मुतारफ करवाया गया है? बशरियात, डेमोग्राफी। ये एमसीक्यूज आ सकता है। आगे चलते हैं इसके साथ साथ, जिसमें इंसानी आबादी का शुमारियाती तज्जिया, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, शुमारियाती तज्जिया किया जाता है। इसमें शरह पैदाइश, शरह अमवात, रिहाइश, हिजरत, बीमारियां, आबादी की तकसीम और ऐसी दीगर चीजों का शुमारियाती तज्जिया किया जाता है। यहाँ सवाल ये बन सकता है कि बशरी शुमारियात से क्या मुराद है? तो जहां तक मैंने अभी पढ़ा है वहां तक इसका आंसर बन सकता है। अब इसको समझें कि ये है क्या। देखिए, हमें मुख्तलिफ पॉलिसीज बनाने के दौरान मुल्क को मुख्तलिफ डाटे की जरूरत पड़ती है, शुमारियाती डाटे की जरूरत पड़ती है। फर्ज करें नौजवानों के लिए कोई स्कीम बनाई जा रही है, तो पहले पता तो लगे कि इस मुल्क में नौजवान कितने हैं। तो जो डाटा उस आबादी में से नौजवानों के हवाले से निकाला जाएगा वो शुमारियाती तज्जिए के थ्रू निकाला जाएगा। फिर अगर हमने ये पता करवाना है कि हमारे जो है आबादी के अंदर कितने लोग सेहतमंद हैं और कितने जो है वो बीमारी में मुब्तला हैं और कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला हैं, तो वो एक सब्जेक्ट जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू जो है, डेमोग्राफी के थ्रू जो है वो हम जो मालूम करते हैं चीजें, उसका स्टैटिस्टिकल डाटा जो निकालते हैं वो हमें बताएगा कि इतनी पॉपुलेशन जो है वो इतनी एज से इतनी एज के दरमियान इन बीमारियों का शिकार है। तो ये जो हमारा मुताले के लिए जो हमारा मजमून है डेमोग्राफी, ये सारी जो डाटा है हमारी मर्जी का वो हमें निकाल के देता है। सही। बशरी शुमारियात का आगाज मशहूर मुसलमान मुफक्कर इब्ने खल्दून ने किया, जिसने मुकदमा इब्ने खल्दून में आबादी का तज्जियाती जायजा लिया। यहाँ पे ये एमसीक्यूज आ सकता है कि शुमारियात का आगाज किस साइंसदान ने किया, ये किस साइंसदान के थ्रू जो है वो हुआ, तो इब्ने खल्दून के जरिए हुआ। अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसके अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के चांसेस हैं और 2-3 एमसीक्यूज के चांसेस हैं। नोट डाउन कर लें इसको। आगे हम चल रहे हैं जी, नहीं आगे अभी यही टॉपिक चल रहा है, आबादी में इजाफे की शरह। सवाल पहले लिख लें, इसके साथ ही जो ब्लू रंग की हेडिंग है कि आबादी में इजाफे की शरह कितने फीसद सालाना से वकूअ पजीर हो रही है, या पाकिस्तान में आबादी की सालाना शरह क्या है, यह सवाल है। अब इसके आंसर को पढ़ते हैं। पाकिस्तान की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी करीबन 207 मिलियन थी। 2017 में कितनी थी? 207 मिलियन। नोट कर लेना एमसीक्यूज के तौर पे। अब उसके बाद की वो बात हो रही है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 211 मिलियन से तजावज कर गई है। 17 में देखें कितनी है, 207, और 2019-20 में एक और सर्वे हुआ तो 2011 मिलियन से तजावज कर चुकी है, बढ़ चुकी है। आबादी में इजाफे की सालाना शरह करीबन 1.94% रही। इसका क्या मतलब है कि हर 100 के ऊपर 1.94% पर ईयर जो है लोगों का इजाफा हुआ। यहां तक जो है अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लें तो बेहतर है। क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूं कि कितने फीसद सालाना शरह से आबादी में इजाफा हुआ, तो यहां तक जहां तक पढ़ा वो इसका आंसर है। आगे कह रहा है गोया रकबा हुई है मगर आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की बात हो रही है। इसी वजह से पाकिस्तान का शुमार गुंजान आबाद ममालिक में किया जाता है। गुंजान आबाद से क्या मुराद है? उर्दू का लफ्ज है गुंजान, कहते हैं डेंस पॉपुलेशन, जहां डेंसिटी ज्यादा हो। डेंसिटी फिजिक्स में भी पढ़ी होगी वैसे तो, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तो डेंसिटी कहते हैं जहां कोई चीज ज्यादा मौजूद हो, बहुत ज्यादा वहां पे मिकदार मौजूद हो। तो पाकिस्तान का शुमार गुंजान ममालिक में हो रहा है, डेंस पॉपुलेशन वाले कंट्रीज में हो रहा है। कहता है आबादी के सिलसिले में 2 अहम बातों को मद्देनजर रखा जाता है, एक आबादी की तकसीम और दूसरे उसकी बढ़ने की शरह। किन किन इलाकों में क्या क्या तकसीम है और वो कैसे कैसे बढ़ रही है, इन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। तो हमारा अगली जो चीज है वो बिल्कुल इसी के साथ जुड़ी हुई है, तभी तो लेसन की जो लेंथ है वो उसी हवाले से बनाई गई है। कि दूसरी चीज है सूबों के लिहाज से आबादी की गुंजानियत, कि हमारे हर सूबे में कितने कितने लोग जो हैं वो तकसीम है, कितने कितने लोग जो हैं वहां रह रहे हैं। अभी ये आपको चीजें समझ आ जाएंगी। पहले पढ़ते हैं फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नीचे चीज आ रही है जो पेज नंबर 84 पे, कि आबादी के लिहाज से पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अभी रकबे की बात नहीं हो रही यहाँ पे बिल्कुल भी, यहाँ हो रही है आबादी के लिहाज से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का गुंजान आबाद सूबा कौन सा है? पंजाब है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है, गुंजानियत है। मुल्क की आबादी का करीबन 53% हिस्सा सूबा पंजाब में रहता है। 53% पूरे पाकिस्तान का, ये एमसीक्यूज के तौर पर निशान लगाएं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी की गुंजानियत टेबल में दी गई है। तो टेबल में जो है उसने वो लिखा है मुख्तलिफ
उसने तकसीम को बताया है। जैसे पाकिस्तान की टोटल आबादी उसने बताई है 207 मिलियन है और 261 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर में रहते हैं। मैं इधर से भी बता देता हूँ आपको कि पाकिस्तान में टोटल जो है जितनी भी आबादी है पाकिस्तान के अंदर फी मुरब्बा किलोमीटर रहने की एवरेज जो है वो 261 है। पंजाब के अंदर 535 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर रहती हैं, सिंध में 339 रहती हैं, बलोचिस्तान में 35 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर रहती हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 300 अफराद जो है फी मुरब्बा किलोमीटर रहते हैं। इसको समझ लें फी मुरब्बा किलोमीटर होता क्या। आप ये समझें कि 1 किलोमीटर का आप एक बॉक्स जहन में इमेजिन कर लें। 1 किलोमीटर ही उसकी लंबाई और चौड़ाई है। 1 किलोमीटर ही वो लंबा है और 1 किलोमीटर ही वो चौड़ा है। इस 1 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर का जो रकबा होगा उसको हम कह रहे हैं फी मुरब्बा किलोमीटर। ठीक हो गया। इस 1 किलोमीटर के डब्बे में पूरे पाकिस्तान की एवरेज निकालें तो 261 लोग रहते हैं। पंजाब की एवरेज निकालें तो पंजाब में अगर 1 किलोमीटर मुरब्बा को हम उसकी एवरेज निकालें तो 535 लोग रहते हैं। सिंध में 1 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में 339 लोग रहते हैं, बलोचिस्तान में 35 लोग रहते हैं, पंजाब में 535 रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 300 लोग 1 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के अंदर एवरेजली रहते हैं। तो ये एवरेज उसने बताई है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ सवाल जो हमारा बन रहा है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। तो पहले इस फिगर्स को भी अगर आप देख लें तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। अगर पूछा जाए आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा कौन सा है तो यहीं से अंदाजा लगा लें, जहां पे सबसे कम लोग फी मुरब्बा किलोमीटर रह रहे हैं, बलोचिस्तान सबसे छोटा आबादी के लिहाज से सूबा है। ठीक हो गया जी। अब आ जाए आप पेज नंबर 85 पे। हमारा जो अगला सवाल बन रहा है वो टॉपिक बन रहा है शहरी और देही बुनियाद पर आबादी की तकसीम। यानी हमारे शहरों के अंदर देहात और शहरों के हवाले से जो तकसीम की गई है या हुई है आबादी की, उसको हम पढ़ते हैं वो क्या है। यहाँ क्वेश्चन आप ऊपर बना लें कि शहरी और देही बुनियाद पर आबादी की बनावट और तकसीम से क्या मुराद है। पाकिस्तान में कुल आबादी का करीबन 1/3 शहरों में आबाद है। 1/3 टोटल आबादी के 3 हिस्से करें, उसमें से 1 हिस्सा 1/3 वो शहरों में रहता है, 2 हिस्से गांव में देहात में रहते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के मुताबिक पाकिस्तान के शहरी इलाकों में 78 मिलियन अफराद आबाद हैं। 78 मिलियन MCQs, जबकि बाकी 133 मिलियन देही इलाकों में आबाद हैं। यहाँ पे आपका ये सवाल पूरा हो जाता है कि शहरी और देही बुनियाद पर आबादी की बनावट और तकसीम से क्या मुराद है। आगे चलें जी। शहरी इलाकों से मुराद वो इलाके नहीं, यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन बना लें आप, जहां से मैं पढ़ रहा हूं कि शहरी इलाकों से क्या मुराद है। अब इसका अलग आंसर बन रहा है जहां से मैं पढ़ रहा हूं। शहरी इलाकों से मुराद वो इलाके हैं जिनका नज्मो नस्क यानी जिनका इंतजाम मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी, कमेटी टाउन या कमेटी कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह के तहत चलता है। मुख्तलिफ शहरों में आप लोग रहते होंगे, आपका जो इदारा है, जो बल्दियाती इदारे जिसे कहते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के बोर्ड्स के अंडर चलते हैं। जैसे मैं जिस शहर में रहता हूँ वो म्यूनिसिपल कारपोरेशन के तहत चलता है। हो सकता है मुल्तान के अंदर जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी उसको रन करती हो और कैंट के एरिया में कैंटोनमेंट बोर्ड उसको रन करती हो। रावलपिंडी में मुझे पता है जो सदर का इलाका है उसको जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड उसको रन करती है, या मेरे ख्याल में सदर के इलाकों को कैंटोनमेंट बोर्ड ही रन कर रही होती है और बाकी इलाकों को जो है वो म्यूनिसिपल कारपोरेशन उसकी जिम्मेदार होती है। किस चीज की जिम्मेदार होती है? शहर में सफाई की, सूरत हाल की, रोडों की तमीर और सेवरेज का निजाम और वाटर सप्लाई और स्ट्रीट लाइट्स, इन तरह के मामला जो शहरी नज्मो नस्क और मेट्रोपॉलिटन मामलात होते हैं उनको कंट्रोल जब इन इदारों की वजह से किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि शहरी इलाकों से क्या मुराद है, तो ये आप उसका आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं जी। शहरी आबादी में देहाती इलाकों के मुकाबले में बिजली, गैस, सड़कों, तालीम, सेहत और तजारती मराकज वगैरह की सहूलतें न सिर्फ बहुत ज्यादा बल्कि बेहतर भी होती हैं। देहातों में जिंदगी की इन जदीद सहूलतों का फुकदान होता है। देहात में काम नहीं होते इस तरह के। देही इलाकों में माशी सरगर्मियां और रोजगार के मौके कम होने के बायस लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। इस नकल मकानी की वजह से शहरी इलाकों में आबादी बढ़ रही है, जिससे शहरों में रिहाइश और रोजगार, तालीम और सेहत वगैरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। नीचे इसने एक
बॉक्स बनाया हुआ, डब्बा कह रहा हूं, बॉक्स बनाया हुआ, क्या आप जानते हैं? तो क्या हम जानते हैं? तो हम क्या नहीं जानते? तो यहाँ एक क्वेश्चन बना लें, मर्दमशुमारी के बारे में आप क्या जानते हैं, उसका आंसर जो है वो नीचे लिख लेते हैं। मर्दमशुमारी वैसे अगर लफ्ज पे गौर करें तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने इलाके में कितने जो हैं वो लोग रहते हैं, शुमारियात करना, ठीक है। लेकिन हम पढ़ लेते हैं। बामकसद मनसूबा बंदी के लिए आबादी के मुख्तलिफ पहलुओं, मसलन कुल आबादी, इसकी इलाकाई तकसीम, शरह अफजाइश, फी किलोमीटर आबादी, शहरी और देहाती आबादी का तनासब, तालीम और तरबियत का म्यार, लोगों के मशहूर पेशे वगैरह के मुतल्लिक जानना बहुत जरूरी है। आबादी की इन कवाइफ यानी इन करेक्टरिस्टिक्स को जानने के अमल को मर्दमशुमारी कहते हैं। मर्दमशुमारी हर 10 साल बाद होती है। बरसगीर में पहली मर्दमशुमारी 1881 में हुई। ये एमसीक्यूज हो सकता है, निशान लगा दें। और पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी 1951 में हुई, 1951 में, जबकि छठी मर्दमशुमारी 2017 में हुई। पहली 51 में और आखिरी छठी 2017 में। पेज नंबर 86 पे अगर आप आएंगे तो आपको एक जो है वो बना हुआ गोशवारा नजर आएगा। यहां से आप जो है वो दो चीजें अपने जहन में रखें कि 1951 में जो मर्दमशुमारी पाकिस्तान में हुई थी उसमें हमारी टोटल आबादी थी 33.7%, 7 मिलियन। और 2017 में जो हमारी छठी मर्दमशुमारी हुई है उसमें हमारी तादाद है 207.7 मिलियन। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ सकता है, इसको जहन में रखिएगा। आगे चलते हैं जी। आगे हमारा जो है वो चौथा टॉपिक आ रहा है जो आज के लेसन में आ रहा है, आबादी की सिनफी बनावट। समझेंगे इसको, आबादी की सिनफी बनावट, सिनफी इम्तियाज और इससे मुतल्लिका मसाइल। इसको अब हम पढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको इसके साथ साथ बताता हूँ। पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। पहले तो एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, सिनफी लिहाज से तकसीम से क्या मुराद है? सिनफी लिहाज से तकसीम, पहले तो लफ्ज सिनफ को समझ लें, क्योंकि उर्दू भी मेरा सब्जेक्ट है तो पाक स्टडी से हटके थोड़ी उर्दू भी समझ लिया करें कभी कभी, थोड़ी। सिनफ क्या हो है? सिंपल उर्दू में आपने कई दफा जब चैप्टर्स पढ़ते हैं, 10th के 9th के चैप्टर्स पढ़ते हैं आप, नामदेव माली और अली बख्श और नजरिया पाकिस्तान, तो एक चीज आपने आपके टीचर ने कभी बताई होगी कि इस सबक की सिनफ क्या है, ये सबक उर्दू की किस सिनफ से ताल्लुक रखता है। तो सिनफ आप अपने जहन में थोड़ा सा समझ लें, सिनफ कहते हैं टाइप, ठीक है। उसकी टाइप क्या है? सिनफ। अब जब आपसे पूछा जा रहा है सिनफी लिहाज से तकसीम, तो आप जहन में रखें कि आबादी को कितनी सिनफों में तकसीम किया जाता है? 2 सिनफों में मैक्सिमम, आमतौर पे, वैसे और भी तकसीम किया जा सकता है, एक मर्दों में और एक औरतों की बुनियाद पे, यानी कितने मर्द हैं और कितनी औरतें हैं, इसको कहते हैं सिनफी तकसीम। अब सिनफी इम्तियाज पे चले जाएं। सिनफ तो आपको समझ आ गया, सिनफ कहते हैं टाइप। सिनफी इम्तियाज किसे कहते हैं? सिनफी इम्तियाज कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी के साथ उसकी जेंडर की बुनियाद पे कि वो मर्द है या औरत है, उसके साथ इम्तियाजी सलूक करना। अब इम्तियाजी को समझ लें, ये चीजें समझ आ गई तो आराम से मामला समझ आ जाएगा। इम्तियाज कहते हैं कि आपने किसी के साथ औरत होने की वजह से कोई अलहदा सलूक किया, या किसी मर्द के साथ उसके मर्द होने की वजह से उसके साथ कोई डिफरेंट सलूक किया। यानी सब लोग जो हैं वो एक जगह पे बिल जमा करा रहे हैं और वहां पे जो है वो मर्दों की लाइन लगी हुई है, और अगर औरत आई है, वहां पे कोई खातून आई है, तो आपने उसको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए। आपने कहा नहीं, आप जो हैं वो बिल जमा करा लें या आप पहले आ जाएं। तो क्योंकि हम ये तो वैसे हमारी अच्छी खूबी है, इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। उसके औरत होने की वजह से हमने गवारा नहीं किया कि इसको लाइन में खड़ा होना पड़े, इस खातून को, इसलिए हमने उनको स्पेशल ट्रीटमेंट करवा दी। लेकिन नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव इस सेंस में हो सकती है कि किसी औरत को रोजगार का मौके ना फराहम करना क्योंकि वो औरत है, नहीं जी ये कहाँ कर पाएंगी, या मर्दों की अपॉर्चुनिटीज का होना और औरत का उस अपॉर्चुनिटी का ना होना इस बुनियाद पे कि वो औरत है, वो काम नहीं परफॉर्म कर पाएगी। इसको कहते हैं सिनफी इम्तियाज। सिनफी तकसीम, मर्द और औरत की तादाद या मर्द और औरत के दरमियान जो फर्क, और इम्तियाज यानी उसके मर्द या औरत होने की वजह से उसके साथ जो खास अमल का मुजाहरा किया जाता है, उसको हम कहते हैं सिनफी इम्तियाज। अब दोबारा टॉपिक पे आ जाएं। आपको बताया गया था सवाल सिनफी लिहाज से तकसीम से क्या मुराद। अब इसको पढ़ते हैं। अब तो समझ आ गई होगी ना। सिनफी लिहाज से तकसीम से मुराद मर्द और औरत की बुनियाद पे आबादी की तकसीम है, कितने मर्द और कितनी औरतें। 2019-20 के अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द कुल आबादी का 51% है।
1% ज्यादा हैं। ठीक है, टोटल आबादी का अगर डाटा निकालें तो 51% मर्द हैं और 49% औरतें हैं, जबकि खवातीन की तादाद 49% है। ये अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में मर्दों की शरह पैदाइश औरतों की निस्बत ज्यादा है। ये अदाद-ओ-शुमार माशी तरक्की और सरगर्मियों में इजाफे के लिए इंतहाई मौजूद करार दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान में अफरादी कुव्वत को हुनरमंद बनाकर माशी पैदावार में इजाफा मुमकिन है। इस तरह पाकिस्तान की फीकस आमदनी में इजाफा होगा। सही हो गया। कैसे इजाफा होगा? भी ऐसे इजाफा होगा ना कि मर्द ज्यादा हैं तो मर्दों को देखते हुए ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे। पिछले चैप्टर में माशी तरक्की हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएंगी जिसमें मर्द अपना ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें और मुल्क को फायदा हो। इस तरह होगा। और कैसे होगा? अच्छा जी, आगे है सिनफी इम्तियाज से क्या मुराद है। यहाँ क्वेश्चन लिख लें, वैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ। सिनफी इम्तियाज से क्या मुराद है पढ़ लेती हैं। इंसानी माशरे में, यानी जिस माशरे में हम रहते हैं, इंसानी माशरे में औरत और मर्द में जिन्स की बुनियाद पर तफरीक करना सिनफी इम्तियाज कहलाता है। कुदरत ने मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग किरदार बनाए, जिसका बुनियादी मकसद नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना था। तरक्की करना और आगे बढ़ना इंसान की सिफ्त में शामिल है। यहां तक आप इसका आंसर दे सकते हैं सिनफी इम्तियाज का। आगे चलते हैं जी। वक्त के साथ साथ रस्म और रिवाज बदलते गए। अब माशरे में मर्दों और औरतों को तरक्की के मुसावी मौके मुयस्सर हैं। सिनफी बुनियाद पर होने वाले हर तरह के इम्तियाज की नफी की जाती है, यानी उसको इनकरेज नहीं किया जाता। सिनफी इम्तियाज सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि गुर्बत के खात्मे, तालीम, तिब्बी सहूलतों तक रसाई, मईशत और फैसला साजी के अमल में शमूलियत के हवाले से ये बैनुल अक़वामी अहमियत का हामिल बन चुका है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे ये बात जो है वो की जा रही है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, किसी के साथ इम्तियाजी सलूक उसके जेंडर की वजह से ना किया जाए। हमारे यहाँ बेटियों की तालीम और तरबियत से मुतल्लिक सोच में बड़ी रोशन ख्याल तब्दीली वाक़या हुई है। वो कदामत परस्त घराने, यानी वो ट्रेडिशनल फैमिलीज जो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनकी बेटियां डॉक्टर या उस्ताद बनने के अलावा कोई और प्रोफेशन इख्तियार कर सकती हैं, आज उनकी बच्चियां वोकेशनल इंजीनियर, फैशन डिजाइनर, सियासतदान, एयरफोर्स पायलट, सिविल सर्विसेज ऑफिसर, फौज में ऑफिसर और मीडिया में एंकर पर्सन के तौर पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं। यानी आज से 2 डेकेड्स पहले, 2 दहाइयां पहले, 3 दहाइयां पहले जो हम औरतों के बारे में नहीं सोचते थे, आज वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। पाकिस्तान में खवातीन माशरे की तामीर और तरक्की में जो किरदार अदा कर रही हैं वो किसी सूरत में मर्दों से कम नहीं। इस्लाम और जदीद साइंसी इल्म की रोशनी में औरतों के साथ इम्तियाजी बर्ताव किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। अच्छा जी, तो आखिरी टॉपिक हमारे लेसन का है, इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी है पीछे, और याद रहे क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी है एक्सरसाइज की। पाकिस्तानी माशरे और सकाफत की नुमायां खुसूसियात। क्या खुसूसियात हैं हमारे माशरे की, हमारी सकाफत की? सवाल तो ये पैदा होता है कि माशरा क्या होता है और सकाफत क्या होती है। ठीक है, करते हैं बात जी इस पे। आज है पेज नंबर 87 पे। यहां सबसे पहले माशरे की तारीफ या मतलब या मानी को समझ लें। यहां एक क्वेश्चन बना लें, माशरे से क्या मुराद है या माशरे का क्या मतलब है। माशरा अंग्रेजी जबान के लफ्ज सोसाइटी का तर्जुमा है। सोसाइटी का तर्जुमा माशरा है। अब सोसाइटी कहां से निकला है? जो लातीनी जबान के लफ्ज सोशियस से अखज किया गया है। सोशियस से सोसाइटी और सोसाइटी का मतलब माशरा, जिसके मैनी है साथी के, यानी सोशियस के मैनी है साथी। गोया माशरे से मुराद साथियों का गिरोह और मजमुआ है, अफराद का वो मजमुआ जो चंद मकासद की खातिर जिंदगी बसर कर रहा हो, माशरा कहलाता है। मेरे मकसद मेरे साथ रहने वाले लोगों के मकासद के साथ कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। हम सब के मकासद कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके एक तरह के होते हैं, ये थोड़ा बहुत फर्क होता है, तो हम सब मिलकर एक माशरा तश्कील दे रहे होते हैं। इसको माशरा कहते हैं। माशरे के अंदर रहते हुए अफराद को बाहमी ताल्लुकात रखना पड़ते हैं। माशरा एक फर्द पर मुश्तमिल नहीं होता बल्कि वो अफराद के एक बड़े गिरोह पर मुश्तमिल होता है। माशरे में शामिल तमाम लोग मुख्तलिफ तबकों और बरादरियों से ताल्लुक रखते हैं और एक दूसरे से ताउन करते हैं। दीगर माशरों की तरह पाकिस्तानी माशरा भी अपनी अलग पहचान रखता है। अब आप आ जाएं सकाफत पे। यहाँ एक क्वेश्चन बना लें, सकाफत से क्या मुराद है। सकाफत किसी जगह पर मुकीम अफराद के मुश्तरका अकायद, यानी हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमारे कॉमन बिलीव्स क्या होंगे, अकायद क्या होंगे। अंदाजे रहन सहन, रस्म व रिवाज, जबान और रवायात का नाम है।
सकाफत में वो तमाम अकायद, कवानीन, रस्म रवाज, रवायात, उलूम फ़नून, आदात वगैरह शामिल हैं जिनको इंसान माशरे के एक फ़र्द के तौर पर अपनाता है। मैंने अभी माशरे की जो डेफिनेशन की, उस माशरे में रहते हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो इक़दार को मैं अपनाऊंगा, वो मेरी सकाफत होगी और वही मेरी पहचान होगी। किसी माशरे की पहचान, किसी माशरे का तशख़्ख़ुस उसकी सकाफत होता है। पाकिस्तानी सकाफत इस्लामी शुआर की अक्कासी करती है, यानी हमारी जो सकाफत है वो इस्लामी तालीमात, इस्लामी रूल्स को शो करती है। पाकिस्तान में अगरचा मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग आबाद हैं, मगर इसके बावजूद इस्लाम के बंधन में बंधे होने के बायस वो एक मुश्तरका सकाफत के मालिक हैं। यानी हम चाहे जिन रंगों और नस्लों और कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी सकाफत में कॉमन चीज़ हमारा इस्लाम है। अच्छा जी, जिसमें इस्लामी रंग नुमाया है। कौमी सकाफत अगर एक तरफ किसी कौम या माशरे के अफराद को बाहम जोड़े रखती है, तो दूसरी जानब इसे दूसरे अक़वाम और माशरों से मुमताज़ करती है। जो हमारी सकाफत है वो किसी और मुल्क की सकाफत से डिफरेंट हो सकती है। अब नीचे वो बता रहा है कि पाकिस्तानी माशरे और सकाफत की नुमाया खुसूसियात क्या हैं, तो वो दर्जा झैल है। अच्छा, मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा, ये जो है वो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत जो है वो इसका हिंट देता जाऊंगा और जहां जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। यानी जो हमारा पहला जो बन रही है यहाँ पे हेडिंग बन रही है, इस्लामी सकाफत के रंग। इसमें वो ये बता रहे हैं कि हमारा रहना सहना, मिलना जुलना, ओढ़ना बिछौना, खाना पीना, आपस में मेल जोल जो है वो भले जो है वो दूसरे लोगों के, पाकिस्तान के बसने वाले लोगों से थोड़ा बहुत जो डिफरेंट है, लेकिन उसके बावजूद हम सब लोगों में इस्लामी रंग झलकता है। हमारे अंदर शादी ब्याह की तकरीबात में निकाह को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ मरने के बाद किसी की शख्स की जो रसूमात हैं वो तकरीबन एक जैसी हैं। हमारे यहाँ ईदैन, हमारे यहाँ मजहबी त्यौहार, 12 रबीउल अव्वल, आशूरा, इन चीज़ों को जो फॉलो किया जाता है वो एक इस्लाम के खास पैराए में ही सबको एक जगह जोड़ता है। तो उसने उस हेडिंग का नाम इस्लामी सकाफत के रंग रखा है। यानी हम अपने लोकल लेवल पे चाहे जिस तरह के भी हों, लेकिन हमें इस्लामी रंग जो है वो नुमाया नजर आता है। इस हेडिंग के अंदर ये बात की है, मैं पढ़ने में जो है वो ज्यादा नहीं इस पे फोकस कर रहा ताकि आप इसको समझें। दूसरा हमारा है कि मुश्तरका खानदानी निज़ाम। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है मुश्तरका खानदानी निज़ाम से क्या मुराद है। यानी हमारे यहाँ कॉमनली बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इलाकों में क्या होता है कि एक खानदान का सरबराह होता है जिसकी बात को माना जाता है। वो सरबराह उस खानदान के फलाह बहबूद का जिम्मेदार होता है। वो सरबराह उस खानदान की आसूदगी और खुशहाली को यकीनी बनाने की कोशिश करता है। तो हमारे यहाँ मुश्तरका खानदानी निज़ाम परवान चढ़ता है। हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन चीज़ों को जो है वो समझा जाता है कि किसी एक फर्द की जिम्मेदारी है पूरे खानदान को संभालना। तीसरा हमारा है रसूम रवाज और रवायात, कि इसके अंदर ये आगे बात, जैसे पहले भी बात हुई है कि खुशी के मौके हैं, ईद है, शादी ब्याह है, सालगिरह है, बच्चों की पैदाइश है, बच्चों के जो हैं वो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, तो उस पर मिठाई लाना, खिलाना, मेहमानों का आना, दावत वलीमा, ये चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ रसूम रवाज एक जैसी हैं। इसके अलावा दूसरी किसी की वफात, किसी का बीमारी में मुब्तला हो जाना, किसी का नुकसान हो जाना, किसी के जो है वो किसी का लॉस हो जाना किसी भी तरह का, उस पे उसके साथ इज़हार ताज़ियत और अफसोस और दुख करना, ये हमारे रसूम रवाज और रवायात हैं। इसमें ये बात हुई है। पेज नंबर 88 पे आ जाएं। मजहबी हमांगी। हमारे यहाँ मजहबी हमांगी क्या है कि हम जो हैं वो दीगर मज़ाहब के लोगों को जो है वो पूरा हक अदा करते हैं कि वो अपनी मजहबी रसूमात को जो है वो परफॉर्म कर सकें, उस पर ऊपर जो है वो अपने बताए हुए तरीकों से ज़िंदगी गुजार सकें और हमें बज़ाहिर इससे कोई इशू नहीं होता, चंद शरपसंद अनासर के अलावा। ये जहन में रखें, इतना भी अच्छा मामला नहीं हो जाता। बाज़ दफ़ा कुछ शरपसंद अनासर हर जगह मौजूद होते हैं, तो उनको निकाल दिया जाए तो उसके अलावा हमें आमतौर पर, आपको, मुझे, किसी से कोई मसला नहीं है अगर वो अपनी हदूदों का यूथ के अंदर काम कर रहा है। पांचवा पॉइंट है कि हमारे मजहबी त्यौहार है। मजहबी त्यौहार क्या है कि रमजान का चांद देखना, रमजान के रोजे रखना, फिर ईद को सेलिब्रेट करना, इसी तरह जुल्हज्जा का चांद देखना, ईद को सेलिब्रेट करना, फिर इसके साथ साथ 12 रबीउल, आशूरा, यकम मुहर्रम, हज के दिनों के अंदर जो हमारी मसरूफियात, और इसके साथ साथ जो है वो 27 रजब को मिराजुल नबी और 15 शबान को शब बरात मनाने का एहतमाम, तो ये मजहबी त्यौहार है हमारे। इसके अलावा उसने अकलियतों के जो बात की है उसके अंदर मसीही बरादरी का जो है वो क्रिसमस, ईस्टर का है, सिखों का जो है वो मजहब के लोग, उनके जो है बाबा गुरु नानक जी देव का जो है जन्मदिन मनाना, ये सारे मजहबी त्यौहार पाकिस्तान में जो है वो सकाफत को परवान चढ़ा रहे हैं।
छठा जो है लिबास और खुराक के हमारे यहाँ जो है वो एक सेंस ऑफ हारमोनी ये है कि हमारे चाहे लिबास के पैटर्न जितने भी डिफरेंट हैं, हमारे यहाँ एक चीज ये जहन में रखी जाती है खवातीन की तरफ से कि अपने आप को ढांपना, अपने आप को छुपाना और अपने आप को जो है वो अच्छे तरीके से कवर करना। औरतों में और मर्दों के अंदर कौमी लिबास को ज्यादा फरोग जो है वो दिया जाता है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और खुराक की बात की गई है कि गंदम मकई की रोटी, साग चावल, गोश्त, दालें और खुश्क फल वगैरह, ये हमारे कॉमनली जो है लोगों में ये चीज चल रही है। मखलूत सकाफत क्या है? मिक्स्ड कल्चर हम इसे कहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में सिंधी, बलोची, पश्तो, सराइकी, ब्राहवी और शीना, बल्ती, ये सब लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग जो हैं आपस में मेलजोल रख सकते हैं, आ जा सकते हैं। एक शहर के लोग दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, उनमें हारमोनी है, वो कहीं अगर जरूरत महसूस होती है तो उर्दू बोल लेते हैं। एक पंजाबी स्पीकिंग जो है वो जरूरत पड़ने पर सराइकी बोल सकता है, सराइकी हिंदी को समझ सकता है अगर वो चाह रहा है इसको समझना। तो एक मखलूत सकाफत डेवलप होती है। उर्स और मेलों की यहाँ बात हुई है, यहाँ आप एक शॉर्ट क्वेश्चन बना लें कि 4 मशहूर उर्सों के नाम लिखें। तो इसने यहाँ पेज नंबर 89 पे जो है वो मुख्तलिफ उर्सों के नाम लिखे हैं, यहाँ से आप इसको निकाल दीजिएगा। हमारे यहाँ कल्चर है, उर्स मनाए जाते हैं, उर्स किए जाते हैं, मेलों का इनकाद होता है, बहुत सारे यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए। 9वां है खेल और तफरी। पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है। इसके अलावा हम क्रिकेट के कितने शौकीन हैं, PSL चल रहा है और पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा भी लेती रही हैं। हम स्क्वैश के आलमी चैंपियन रहे हैं, क्रिकेट के रहे हैं, हॉकी के रहे हैं, स्नोकर में भी रहे हैं मेरे ख्याल में हम, और पोलो का खेल हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है। इस तरह अक़लियतों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की बात हुई है। मेहमान नवाजी हमारी एक ट्रेट है, हमारी एक बात है। तर्ज तमीर के अंदर देखें तो हमारे तर्ज तमीर जो है वो एक अपना हमारा इलाकाई मखसूस तर्ज तमीर, और इसके अलावा जो पुरानी तारीखी इमारतें हमारे यहाँ जो पाई जाती हैं उनके अंदर एक डिफरेंट एस्पेक्ट नजर आता है मुस्लिम तर्ज तमीर का। और आखिरी बात जो हमारी पेज नंबर 90 पे हो रही है वो शेरो अदब के हवाले से हो रही है। उसमें उसने जदीद दौर के शोरा और इकबाल और इन सब लोगों का जिक्र किया। यहाँ सवाल बन सकता है कि जदीद शोरा के नाम लिखें, तो उसने लिखे हुए नून मीम राशिद, मजीद अमजद, नासिर काज़मी, फैज अहमद, फराज अहमद कासमी, ये सारे नाम जो हैं जदीद शोरा के हैं। बहुत लंबा लेसन हो गया आज का, इतना मेरा जो है वो अब तक पूरी प्लेलिस्ट में आपको इतना लंबा लेसन नहीं मिलेगा, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि अगर आप डिटेल में A to Z इन चीज़ों को समझ लें इस लेसन में, उम्मीद है बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। और छोटी सी आपके साथ एक छोटी सी न्यूज़ भी शेयर करनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं और आप सबकी मोहब्बत और आप सबकी सपोर्ट की वजह से मेरा ये चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है और कंप्लीट मोनेटाइज हो चुका है। और इस मोनेटाइजेशन के साथ साथ जो है मुझे YouTube के हवाले से जो है बहुत कुछ खुद सीखने को मिला। तो इस मौके पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके हवाले से मैं अलग एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ इस वीडियो के फौरन बाद, जिसमें सिर्फ आपका शुक्रिया अदा किया जाएगा और इस पूरे सफ़र का जो है वो मुख्तसर सा हाल अहवाल आपसे शेयर किया जाएगा। जहाँ रहें खुश रहें, लोगों में जो है वो आसानियाँ तकसीम करते रहें। कोई मेरी बात बुरी लगी हो कहीं पे किसी जगह पे तो माजरत चाहता हूँ, पूरे दिल से कमेंट किया करें, क्रिटिसाइज़ किया करें, कोई बात ना समझाए पूछ लिया करें, दुआ करते रहा करें। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह आपको शादाबाद रखे, आपकी उम्र बरकत अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।